बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में लता और घनश्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थीं। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से बसंतपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। पिंकी और चिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता पिंकी और चिंकी को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने दो बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे लता घर के सारे काम करने के बाद हेमलता की घर को सजाने में मदद करती है। हेमलता और लता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार चिंकी, यह घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। पिंकी और चिंकी की बातें शिवम सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो पिंकी और चिंकी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। वह पिंकी और चिंकी दोनों को शिवम की बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज सुनकर हेमलता कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पिंकी और चिंकी हेमलता की आवाज सुनकर जग जाते हैं। लता भी हेमलता की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ,
कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकाल। हेमलता लता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब घनश्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लता फिर से अपनी मालकिन हेमलता के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर लता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर लता वहीं रुक जाती है। पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। पकोड़े बनाने तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर पहुँच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूर तो है। तुम पकोड़ा बना लोगी। क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ, सब मुझे कई तरह के पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे लता पकोड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकोड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने पकोड़े सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 300 रुपए लेकर लता सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर लता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। चिंकी, पिंकी, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में घनश्याम भी वहां आ जाता है और लता घनश्याम को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लता पकोड़े बनाती है। लता के बने हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। लता के बने हुए पकोड़े खाकर ग्राहक पकोड़े की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े लगा दो। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के मुंह से पकोड़े की तारीफ को सुनकर लता से कहता है। लता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकोड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़े में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे रमेश के आज के पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकौड़ों की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ।
इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकोड़ों का मजा लेंगे और हमारे पकोड़े की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे रमेश के आज भी सारे पकोड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस आती है और वह चिंकी और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता अंदर आ जाती है। अरे चिंकी और पिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना? ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह लता काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये ऐसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। लता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी लता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वह दीदी, क्या मजा आ रहा है। ऐसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घनश्याम भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला। बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। लता के बने हुए पकौड़ों की वजह से रमेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर लता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद घनश्याम भी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर लता के साथ पकोड़े बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजरते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। सीता और गीता नाम की 2 जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे। बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी। हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं। तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी।
फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं।
लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है।